अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है कूनी कहावत एपिसोड नंबर 10। मेजर ने श्री राम बाबा की चारपाई के करीब जाकर उसके तकिए के नीचे हाथ डाला। वहाँ से दस्तावेज़ात वाले संदूक की चाबियाँ निकालकर ठाकुर साहब को दिखाईं। श्री राम बाबा ने मेजर की तरफ देखा और फिर करवट बदल कर लेट गया। श्री राम बाबा, वो नक्शा कहाँ है? श्री राम बाबा ने अपने बिस्तर की दरी के नीचे से एक कागज़ निकाल कर दे दिया और मुंह से कुछ न कहा। लीजिए, नक्शा भी लीजिए। मेजर ने ठाकुर साहब को कागज़ देते हुए कहा। ठाकुर साहब की आंखें शोले उगल रही थी और वो श्री राम बाबा की तरफ कहर आलूद निगाहों से देख रहे थे। ये हमारी खुशनसीबी है कि श्री राम बाबा ने किसी तेज़ धार वाले आले से अपने कंधे पर जो ज़ख़म लगाया था उसका जहर उसके जिस्म में फैल गया और उसका बुखार आ गया, वरना श्री राम बाबा को ढूंढ लाए। श्री राम बाबा को ढूंढना जोए शेर लाने के बराबर हो जाता और श्री राम बाबा नक्शा लेकर रफू चक्कर हो चुका होता। खैर, प्रदीप थोड़ी देर बाद पुलिस अफसर को साथ ले आएगा। श्री राम बाबा को उसके हवाले कर दिया जाएगा और वही आकर बयान भी कलम बंद करेगा। श्री राम बाबा को अस्पताल में दाखिल करवाने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मेजर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था ताकि श्री राम बाबा नफसियाती असर डालकर और उसे अपना जुर्म का अखबार करने पर तैयार किया जाए। मेजर की चाल कामयाब साबित हुई। श्री राम बाबा ने कराहते हुए कहा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र यहीं इस घर में काट दी है। अपने बुजुर्गों के घर में व्यूकर ख़ानदान की शाखों में से मेरे ही ख़ानदान की शाख इतनी खुशकिस्मत रही है कि हमेशा कोई ना कोई शख्स इस छत के नीचे सोता रहा है और अपना फ़र्ज़ खुश असलूबी से सर अंजाम देता रहा। 400 बरस से क्या मतलब? मेजर ने पूछा। मैं आपको ये कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जेल से या मौत से बिल्कुल नहीं डरता। श्री राम बाबा ने रौबदार आवाज़ में कहा, मैं खुश हूँ कि मेरा जन्म सफल रहा और मुझे जो काम सौंपा गया था मैंने उसे पूरा करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। और फिर ना जाने श्री राम बाबा को क्या ख्याल आया और वो भड़क उठा और उसका चेहरा लाल बबूका हो गया और उसने नारा लगाने के अंदाज में कहा, हमारे दुश्मन ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हारा दुश्मन कौन है? मेजर ने पूछा। ठाकर परिवार। ठाकर साहब की मुट्ठियां भींच गईं और वो अपने दांत पीसने लगे और मेजर ने उनको आंख के इशारे से ज़्यादा बरहम होने से रोक दिया। अब ठाकर परिवार को कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा। न्यूरेशन व्यूकर आज एक मोटर हादसे में पुरलोक सुधार चुका है और तुम्हारा भेद खुल चुका है। न्यूरेशन व्यूकर सुधार चुका है, श्री राम बाबा ने मरी हुई आवाज़ में कहा। न्यूरेशन मर गया मगर एहतरा तो जिंदा है और उसे अपने ख़ानदान की परतकिया पूरी करनी होगी। एहतरा? मेजर ने सोचते हुए कहा। एहतरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेजर ने झूठ बोला और मेजर के इस झूठ का फ़ौरन असर हुआ। श्री राम बाबा जो कोहनियों के बल बिस्तर पर बैठ गया था फिर से चारपाई पर लेट गया और उसके मुंह से निकला, ओहो ओ मेरा बदन बुखार में फटा जा रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ठाकर परिवार को तबाह करते करते हम खुद तबाह हो गए। क्या अब बदला लेने वाला कोई नहीं रहा? श्री राम बाबा, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। एक दिन उसे अपने गुनाहों का हिसाब चुकाना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता कि तुमने अपना ख़ानदान बदला लेने के लिए अपनी सारी उम्र गुलामी में बसर कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि बदले का जज्बा इतनी देर तक कैसे बरकरार रह सकता है। ये बदले का जज्बे का सवाल नहीं, ये ख़ानदानी रवायत की बात है। ये एक मजबूरी थी और उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था। वो कैसी मजबूरी थी? व्यूकर ख़ानदान की 2 शाखें हो गई थी और वैसे तो वो अलग हो गए थे, लेकिन बदले की जो रवायत अपनाई गई थी उसने ख़ानदान की दोनों शाखों को आपस में बंधे रखा। ख़ानदान की एक शाख ने यह काम संभाला कि वह बड़ी होशियारी से ठाकर ख़ानदान के अफराद को मौत की नींद सुलाता रहेगा और ख़ानदान की दूसरी शाख ने यह ज़िम्मा अपने ऊपर लिया कि वो अपना एक न एक फ़र्द को ठाकर ख़ानदान का मुलाज़म बनाकर
उस हवेली में भेजता रहेगा और ठाकुर ख़ानदान का वो मुलाजम ठाकुर ख़ानदान के हर भेद से अपने ख़ानदान को आगाह करता रहेगा। ठाकुर ख़ानदान का सफाया करने में अपने ख़ानदानों का हाथ बटाता रहेगा। मैं अपने ख़ानदान की इस शाख से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कई नस्लों तक ठाकुर परिवार के लिए नौकर मुहैया करती रही है। श्री राम बाबा का गला खुश्क हो गया और उसने पानी मांगा। मेजर ने उसकी चारपाई के पास पड़े हुए घड़े में से एक गिलास पानी उंडेला और वो गिलास और श्री राम बाबा के हाथ में थमा दिया। ठाकुर परिवार के यहाँ नौकरी के लिए हमारे ख़ानदान में लॉटरी डाली जाती थी। लॉटरी में जिसका नाम निकलता कि परिवार की नौकरी उसकी किस्मत बन जाती। उस बच्चे को घरेलू मुलाजमत की तरबियत दी जाती और तरबियत के बाद उसे मंदिर में ले जाया जाता और उससे कसम दिलवाई जाती। साथ ही साथ उस वफ़ादारी की कसम भी दी जाती थी कि अपने मालिक के साथ वफ़ादार रहने के सिवा कभी अपने ख़ानदान से गद्दारी नहीं करेगा। उसे ठाकुर परिवार से नफ़रत भी सिखाई जाती थी और जब मेरे मामू को शक की बिना पर ठाकुर ख़ानदान ने नौकरी से जवाब दे दिया तो मैं पहले ही मंदिर में जाकर वो मखसूस कसम खा चुका था। ठाकुर परिवार की मुलाजमत बचपन ही से मेरे हिस्से में आ चुकी थी। मैंने लंबी उम्र पाई। मेरे होते हुए ठाकुर ख़ानदान के 2 फर्द कत्ल किए जा चुके हैं। ठाकुर साहब के पिता और उनके बड़े भाई, मैं खुश हूँ कि मैंने उनके कत्ल में हाथ बटाया। आज से कई वर्ष पहले हमने न्यूरेशन व्यूकर के पिता को जानबूझकर बताया था कि ठाकुर जीवन सिंह के पिता फ़ोन में फ़ौज में कर्नल बनकर जा रहे हैं और उन्होंने विदेश में जाकर ठाकुर साहब से बदला लिया। न्यूरेशन ने मेरी ही मदद से बलराम सिंह को ठिकाने लगाया। श्री राम बाबा सांस लेने के लिए रुका। जब तुम्हारे ख़ानदान का कोई न कोई फ़र्द ठाकुर ख़ानदान में आकर मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो जाता था तो फिर एक एक करके ठाकुर परिवार के अफराद को हलाक क्यों किया जाता। वो बड़ी आसानी से खाने में जहर मिलाकर सारे ठाकुर परिवार को मौत के घाट उतार सकता था। वो मुलाजम ऐसा नहीं कर सकता था। ठाकुर परिवार के सिर्फ उसी फर्द को हलाक करना होता जो अपने बाप की मौत के बाद हवेली का मालिक बनता और ठाकुर का लक़ब पाता। नौकर को ठाकुर ख़ानदान के किसी फर्द को कत्ल करने की इजाज़त इसलिए भी नहीं थी कि हमारा ख़ानदान दुनिया में ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि ठाकुर ख़ानदान के सरबराह को कत्ल किया जाता है। वो उस कत्ल का सबब को बददुआ को करार दिया चाहता था। मेजर ने कुछ सोचते हुए श्री राम बाबा के हाथों की तरफ देखा और उसने हाथों पर बड़ी बड़ी खराशें थी। क्या तुमने ही न्यूरेशन को गिद्ध सुधा कर दिया था? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम हुआ? श्री राम बाबा ने, मैंने तो पहले ही दिन तुम्हारे हाथों पर खराशें देख ली थी, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये किसी जानवर के तेज़ चूंच के निशानात हैं। श्री राम बाबा ने अपने हाथ फ़ौरन छुपा लिए और छत की तरफ देखने लगा। तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। पुलिस अफसर के साथ तुम्हें अस्पताल भेज दिया जाएगा, मेजर ने कहा। इस दफ़ा श्री राम बाबा ने कोई एहतजाज नहीं किया और ख़ामोश रहा। मेजर ठाकुर साहब से मुखातब हुआ। अब मैं आपको एक और अजीब मंदिर दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ अपने ख़ानदानी मंदिर में चलिए, उसकी चाबी ले आइए। थोड़ी देर के बाद वो सब मंदिर में दाखिल हुए और मंदिर में बहुत अंधेरा था, मगर टार्च की रोशनी अच्छा काम दे रही थी। मेजर ने मंदिर की वही कोठरी खोली जिसके फर्श की सील अपनी जगह से हट जाती थी और सीढ़ियाँ तय खाने में जाती थीं। ठाकुर साहब और नाना राय ने उस तय खाने में एक बेहानक मंजर देखा। चारों तरफ हड्डियों के ढांचे थे और इंसानों के मुकम्मल ढांचे। अब एक साइंसदान हैं, मेजर ने नाना राय से कहा। क्या आपने इन ढांचों को देखकर आप बता सकते हैं कि ये हड्डियों के ढांचे मर्दों के हैं या औरतों के? नाना राय ने मेजर से टार्च लेकर उसकी रोशनियों में हड्डियों के उन ढांचों का मुआयना किया और फिर बोला, ये औरतों के ढांचे हैं। मेरा भी यही यकीन था, मेजर ने कहा और फिर ठाकुर साहब से मुखातब हुआ। ये आपके ख़ानदान की उन औरतों के ढांचे हैं जिनकी यहाँ ज़्यादा औलाद होती थी और वो गुम हो जाया करती थी। आपके घर के मुलाजिम लंका ढाने वाले भेदी होते थे। जब आपके ख़ानदान की 2 औरत मंदिर में कभी अकेली नहाने आती तो उसे तय खाने में घसीट कर ले जाया जाता और यही वजह है कि आपके ख़ानदान की हर गुमशुदा औरत का पता ना चल सका। ठाकुर साहब ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। 400 साल की ख़ानदानी तारीख की हौलनाकी में और इजाफा हो गया।
आओ चलें, मैंने अपना काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया है और आपको भयानक खानदानी बददुआ से निजात दिला दी है, मेजर ने कहा। और जब वह हवेली में वापस पहुंचे तो पूर्णा खाना तैयार कर चुकी थी और प्रदीप भी बस्ती नागढ़ के पुलिस अफसर के हमरा वहां पहुंच चुका था। पुलिस अफसर अपने महकमे के दिन में आया और अपने साथ 2 कांस्टेबलों को लाया था। खाने की मेज़ पर मौजूद मेजर ने पुलिस अफसर को सारी कहानी से आगाह कर दिया और जब पुलिस अफसर श्री राम बाबा का बयान ले चुका और जिसका नाम सरिंदर व्योकर था, मेजर की एक बात की तस्दीक हो गई। ठाकर मेजर संग्राम सिंह को इस तरह देखते रहे जैसे कोई अकीदतमंदाना नज़रों से अपने सबसे प्यारे और काबिल ताज़ीम देवता की तरफ देखता है। पुलिस अफसर इसी रात श्री राम बाबा और अंतरा व्यू को अपने साथ ले गया और न्यूरेशन व्यूकर की लाश पहले ही प्रदीप के साथ भेज दी गई थी। मेजर संग्राम सिंह का कहना था कि फौज से निकाले जाने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी ही पुरअसरार वाक़यात में गुजरी। ख़ास तौर से वो इस कहानी को बड़े अजीब अंदाज में बयान करता और जिसमें एक ऐसे आदमी की ज़िंदगी के वाक़यात थे जो कहता था कि वो कभी इंसान था लेकिन अब सांप है। मेजर ने नाना राय को ये दास्तान सुनाते हुए कहा कि वो एक खूबसूरत जवान था। क्या तुम यकीन करोगे नाना राय, उसने मेरे सामने जून बदलकर खुद को सांप के रूप में ढाल लिया था। यकीन तो ना करता लेकिन ये जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलते और ये बिल्कुल सच है। मेरी उससे मुलाकात बहुत अजीब हालात में हुई थी जिसकी तफसील फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन मुझे इस कदर मुतासर कर लिया कि मैं उसकी ज़िंदगी के वाक़यात में खो गया। बहुत ही पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। जब उसने कहा कि वह सांप है तो मैं हंस पड़ा था। तुम्हारी हंसी बजा है लेकिन तुम्हारा तजर्बा मुक्त सिर वजह भी ठीक है। तुम्हारी उम्र ही कितनी है? क्या तुम मुझसे ज़्यादा उम्र सीधा हो? मेजर ने सवाल किया तो वह मुस्कुरा दिया और फिर पुरख्याल लहजे में बोला, उस वक़्त का कोई तय्यन नहीं था इसलिए कि उस दौर को कोई नाम नहीं दे सकता। तुम उसे 10,000 साल कबल मसीह सनीन कह सकते हो क्या? और मेजर ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और उस वक़्त मेरा कोई नाम भी नहीं था। बाद में मेरे बहुत से नाम बदले और इस वक़्त भी था और फिर बेशुमार अदवार में रहा। बहुत से रूप बदले यहाँ तक कि मौजूदा दौर तक पहुँचा। बकवास कर रहे हो। मैं सांप के बदन में था और अपने बारे में सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी सोच लम्हों में मेरे वजूद को बदल देती थी। खूब, मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसका ख्याल था कि यह शख्स उसे बेवकूफ़ बना रहा है। मेजर ने उससे बहुत से सवालात किए लेकिन वह सिर्फ अपनी धुन में बोले जा रहा था और उसने अपनी बात को मुसलसल करते हुए कहा, हाँ तुम यकीन कर लो, तुम जो कहना चाहते हो कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ। मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अजीब ढीठ वजूद था, किसी शय को खातिर में नहीं लाता था। और जब कि मेजर ने फैसला कर लिया कि वह अपनी बकवास मुकम्मल कर ले और उसके बाद देख लेगा कि उसने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा था। रात गहरी हुई, आसमान बादलों से ढका हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैं अपनी आरामगाह में लेटा हुआ ये सोच रहा था कि यह जगह कुछ वक्त गुजारने के लिए बेहतर है। अब ये नहीं कह सकता था कि कितने दिन यहाँ दिल लगेगा। हो सकता है कि तबीयत बहुत जल्द उकता जाए। अब इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता था कि इंसान नहीं हूँ। इंसानी फितरत बहरतौर इंसानों को ही तलब करती है। बेजारी की ये कैफियत बहुत जल्द ख़त्म हो जाए और मैं फिर इंसानों ही के दरमियान जाने की ख्वाहिश दिल में पाऊँ, लेकिन उस पुरफ़िज़ा मकाम से बेहरतौर कुछ अरसे तक लुत्फ़ अंदोज़ रहूँगा। बाद में देखा जाएगा, जैसी भी सूरत हाल हो। रात का न जाने कौन सा पहर था कि अचानक कानों में मौसीकी की आवाज़ उभरी। हवा के दोष पर यह आवाज़ मध्यम मध्यम सुरों में मुझ तक पहुंच रही थी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? और दिन की रोशनी में तो मैंने यहाँ इंसानी ज़िंदगी का निशान भी नहीं पाया था। फिर ये कौन है? एक तजस्सुस दिल में उभरा और मैं उस तजस्सुस को दबा ना सका। ज़रा देखूं तो सही इन आवाज़ों का क्या राज है। मैं अपनी जगह से उठ गया और आवाज़ों की खोज में चल पड़ा। घुंघरू की झंकार, तबले की थाप और दूसरे साज़ों की आवाज़ इस बात का अजहार कर रही थी कि यह सिर्फ समाअत का वजद नहीं है, बल्कि हकीकतन कहीं रक़्स व मौसीकी का दौर चल रहा है। मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज़ उस आबशार की दूसरी जानब से आ रही है जिसे मैंने दिन की रोशनी में देखा था।
जो अब भी दूध की सफ़ेद धारों की मानद बुलंदियों से बह रहा था। इसका मतलब है कि यह पहाड़ी ज़्यादा वसतों में नहीं है और उसकी दूसरी जानब या तो कोई आबादी है या फिर कोई ऐसा सिलसिला जो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ सका। मैं अपने तजस्सुस को किसी तौर पर ना दबा सका और अच्छा खासा तवील सफ़र करके आबशार के करीब पहुंच गया। आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह हो गई थी और उसमें इंसानी आवाज़ें भी शामिल थीं। मैं बिल आखिर आबशार के दूसरी जानब जाने का रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया। घोर सन्नाटे और अंधेरे में उस तरफ उजाले एक छोटे से हिस्से को मुनव्वर किए हुए थे। ख़ास किस्म की मशलें जलाई गई थीं जो हवाओं से भी ना बुझें और उन मशलों के दरमियान एक सभा लगी हुई थी। वो नाचनहारियाँ रक्स पेश कर रही थी। जंगल में मंगल मनाया जा रहा था क्योंकि आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। शायद कोई काफ़िला था जो यहाँ वक्त गुजारी के लिए ये सब कुछ कर रहा था। गर्द ये कि यह हसीन मंजर मेरी आंखों के सामने वाज़ेह हो गया। मैंने कुछ और करीब जाकर उन रंग रलियाँ मनाने वालों का नज़ारा करने के बारे में सोचा और छुपता छुपाता एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ उन लोगों को देखा जा सकता। सो मैंने देखा कि परियों का एक गौल है जिसने एक बड़ी और वसी चट्टान पर डेरा जमा रखा था। आसपास छोटे छोटे खैमे लगे हुए थे और उन खैमों से काफ़ी फासले पर सिपाही इस्तादा थे और वो ख़ास किस्म के लिबास पहने हुए मुस्तैद थे। लेकिन यूँ लगता था कि जैसे उन्हें उस हसीन मजमे के पास आने की इजाज़त नहीं है और वह सिर्फ पहरा दे रहे हैं। अप्सराओं के गोल में एक चांद निकला हुआ था। छोटे से सिंहासन पर इंतहाई ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस एक ऐसी लड़की जिसे देखकर आंखें बंद करने को जी ना चाहे, वो मुस्कुराती निगाहों से परियों का रक्स देख रही थी। लड़कियां ही साज बजा रही थी और लड़कियां ही जाम लुढ़ा रही थी। ये हसीन महफल मुझे पसंद आई, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि इन लोगों के करीब जाकर खुद को नुमाया कर देना लातादाद मुसीबतों का बाइस बन सकता है। दूर ही से देखने में कोई हर्ज नहीं। चुनाचा बहुत देर तक मैं ये रक्स देखता रहा। दो लड़कियां थक कर बैठ गईं तो दूसरी लड़कियों ने रक्स करना शुरू कर दिया। बहुत देर के बाद वो सत्य शबाब हसीना अंगड़ाई लेकर खड़ी हो गई और उसने हाथ उठाकर गालबन लड़कियों से रक्स बंद करने के लिए कहा। मशलें आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगीं। अप्सरा एक खैमे की जानब चल पड़ी और परियों का गौल उसके पीछे लग गया। फिर वहाँ मुकम्मल तारीकी छा गई थी। वो सब आराम करने लेट गईं। मैं भी अपनी क़यामगाह की तरफ वापस पलट पड़ा और कुछ देर के बाद अपने मखसूस ठिकाने पर जा लेटा। दूसरी सुबह बड़ी खुशगवार थी। नन्ही नन्ही बूंदें आसमान से टपक रही थी और उनकी रफ्तार इस कदर मध्यम थी कि बस एक हल्की सी फवार का एहसास होता था। कुछ फासले पर झरने का सफ़ेद पानी बहता हुआ गुजर रहा था और ये नन्ही मन्ही बूंदें उसमें शामिल होकर एक अजीब सी बहार दे रही थीं। मैं आवारागर्दी करने वाले अंदाज में चल पड़ा और उस जगह पहुंच गया जहां से झरना गिर रहा था। मैंने पानी में कदम रख दिए और उसके बाद एक खुशगवार गुस्ल करने लगा। पानी की गहराइयां मेरे लिए बहुत मस्तकुन थीं। बहुत दिन के बाद ऐसे कुदरती माहौल में नहाने का मौका मिला। मैं बहुत देर तक पानी के अंदर ही अंदर तैरता रहा और फिर कुछ फासले पर उभरा। लेकिन जैसे ही मैंने सर उभारा, एक हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। नस्वानी आवाज़ थी और अंदाज चीखने का सा था। मैं हैरानी से उधर निगाहें दौड़ाईं तो वही रात वाली हसीना कुछ फासले पर पानी में नजर आई, लेकिन इस तरह के होशो हवास मुअत्तल हो जाएं। उसके सारे बाल भीगे हुए थे और वो शबनम से धुले फूल की मानद नजर आ रही थी। मेरी निगाहें उस पर जम गईं। वो दहशत के आलम में मुझे देख रही थी और फिर उसने इधर उधर देखा। आसपास कोई मौजूद नहीं था। वो बेलिबास होने की वजह से पानी से निकलकर भाग भी नहीं सकती थी। बहरहाल कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां होती हैं और मैं चूंकि जानबूझकर वहां नहीं गया था, बल्कि पानी के नीचे नीचे तैरता हुआ उस जगह तक पहुंच गया था। वरना अगर मैं उससे उस तरह देख लेता तो उसके करीब जाने की कोशिश ना करता। मैं रुख पलट कर दूसरे किनारे की सिमत चल पड़ा और फिर वो किनारे से उभर कर भी मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा सीधा वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि उसके हुस्न जमाल का अक्स मेरे दिल पर जम गया था। बिलाशुबा इंतहाई हसीन लड़की थी, ऐसी कि एक बार देखने के बाद बार बार देखने को जी चाहे।
मैंने उसे एक ही निगाह में पहचान लिया था। वही थी जिसकी सब नाद बरदारियां कर रहे थे। होगी मुझे क्या, बहरहाल मैं थोड़ी देर के बाद अपने ठिकाने पर वापस आ गया और एक जगह बैठकर हालात के बारे में सोचने लगा। वाकई इंसान सोचता तो है और उसे पुरसकून गोशों में जिंदगी गुजार कर जिंदगी का लुत्फ हासिल करना चाहिए, लेकिन ये काम तो उन दरवेशों, वलियों, रशियों और मनियों का ही है जो कि दुनिया तैयार कर पहाड़ों में जा बसते हैं। वो शख्स जिसे जिंदगी की दिलकशी का एहसास हो 4 दिन भी इंसानों की दुनिया से दूर नहीं रह सकता। हाँ, पिदम चंद के साथ मैंने जो वक्त गुजारा था वो तो दर हकीकत इंसानी वक्त ही नहीं था। उस वक्त मेरी अपनी सोचों में न जाने क्या क्या शामिल हो चुका था। चुनाचा उस वक्त के बारे में तो सोचना ही हमाकत की बात थी। वहां से निकलकर जब एक बार फिर अपने आप को इंसानों के दरमियान पाया था तो ख्यालात ही बदल गए थे और मैं महसूस कर रहा था कि सारी उम्र इंसानों की कुर्बत में गुजारी जा सकती है। इनसे दूर रहकर चंद लम्हात गुजारना भी एक मुश्किल काम है। बहरहाल देखते हैं कितना वक्त इस तरह गुजर सकता है और उसके बाद किसी इंसानी आबादी का रुख करेंगे। बस यूं ही ना जाने कब तक सोचता रहा। बूंदें बंद हो गई थी और अब आसमान से बादलों की धुंध छटने लगी थी। अभी मैं इसी सोचों में गुम था कि मुझे कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और उस वक्त मैं चौंक कर उठ बैठा जब मैंने कुछ फासले पर 5-6 सिपाहियों को देखा जो मेरी जानब चले आ रहे थे। एक लम्हे में मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये वही सिपाही हैं जो रात को पहरा दे रहे थे। मैं उठकर खड़ा हुआ। बिला जब वजह मुझसे झगड़ा मुँह लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यकीनी तौर पर मेरे बारे में उसी अफसरा ने कदम उठाया है। सिपाही मेरे पास पहुंच गए और आगे आने वाले शख्स ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो महाराज की, आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। मैंने सिपाही को देखते हुए कहा, क्या सुबह सुबह झरने के किनारे आप ही नहा रहे थे? हाँ मैं ही था। मैंने भारी लहजे में जवाब दिया, कुमारी नंदिनी आपसे मिलना चाहती हैं। कौन कुमारी नंदिनी? हमारी राजकुमारी हैं, रियासत पूर्णिमा की राजकुमारी। क्यों मिलना चाहती हैं वो मुझसे? महाराज, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है और कहा है कि वो दोस्तों की तरह आपसे मिलने की आरजू रखती हैं और अब ये आपकी मर्जी है कि आप उनकी आरजू पूरी करें। अगर वो दोस्तों की तरह मिलना चाहती हैं तो मुझे चलने में कोई एतराज़ नहीं। इत्तफाक की बात है कि मैं भी उस वक़्त झरने के पानी में नहा रहा था जब तुम्हारी कुमारी वहाँ पानी में नहा रही थी, लेकिन उसके बाद मैं खामोशी से वहाँ से वापस चला आया। कुमारी जी को आपकी ये बात बहुत पसंद आई है और वो आपकी तारीफ़ें करते हुए ये बात बता रही थी कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। चलेंगे महाराज? हाँ चलो। अगर ये बात है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैंने कहा और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि उन्हें यह किस तरह पता चल गया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। कुमारी नंदिनी ने कहा था कि आप इसी इलाके में मौजूद हैं और इसी इलाके में आपकी तलाश की जाए तो हम बहुत कुछ देर खोज के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं महाराज। कुछ देर के बाद मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ खैमे लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत खैमे लगे थे। थोड़े फासले पर सिपाही अब भी टहल रहे थे, लेकिन शायद उनके लिए जगह मखसूस कर दी थी और वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। जब मुझे लाने वाले सिपाही एक मखसूस जगह पर पहुँचे तो वहाँ मैंने 2 लड़कियों को देखा जो गालबन इंतज़ार कर रही थी और उन्होंने भी मुझे पुरशौक निगाहों से देखा और उनकी आंखों में पसंदीदगी के जज्बात उभर आए। यही हैं वो? उनमें से एक ने पूछा। हाँ यही हैं, हमने मालूम कर लिया है। आइए महाराज, एक लड़की अपने होंठ चबाती हुई बोली। अजीब सा अंदाज था उसका और आंखों में खुशी की झलकियाँ, चेहरे पर शोक, मुस्कुराहट, चाल में बांकपन। दोनों की दोनों मेरे दोनों सिमत चल पड़ी और फिर वह मुझे लिए हुए एक बड़ी छोलदारी के पास पहुंच गई जिसके सामने लड़कियां ही पहरा दे रही थीं। अंदर चलिए महाराज, मुझे साथ लाने वालियों ने कहा। मैं पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। वसीओ अरीज छोलदारी को उस जंगल में भी किसी आलीशान महल के कमरे की मानद सजावट दी गई थी। 2 लड़कियां उसके पैरों के पास बैठ गईं। एक पीछे मोरचल जल रही थी और उसने मुझे देखा और फिर हाथ उठाकर वहां मौजूद लड़कियों से चले जाने के लिए कहा। तीनों की तीनों लड़कियां गर्दन झुकाए छोलदारी से बाहर निकल गईं और उसने मुस्कुराकर कहा, बैठिए महाराज, वो आपके लिए सिंहासन मौजूद है। मैं बैठ गया और मैंने कहा कि आपने मुझे बुलाया है कुमारी जी। अरे आपको तो हमारा नाम भी मालूम हो गया।
आपके सिपाहियों ने मुझे बताया था कि कुमारी नंदिनी ने मुझे तलब किया है। हाँ, कुमारी नंदिनी जी हैं। हम रियासत पूर्णिमा के रहने वाले हैं और वहाँ हमारे चंद महाराज हरदास खंबी हुक्मरान हैं। मुझसे कोई भूल होगी कुमारी जी? नहीं, हम तो आपके कायल हो गए हैं। हम नहा रहे थे जब आप हमें नजर आए। ये अंदाज़ा हमें हो गया था कि आपको भी हमारे बारे में पता नहीं। फिर आप खामोशी से गर्दन मोड़ कर चले गए और हमें दूर तक आपको देखते रहे। आपने एक बार भी पलट कर हमारी तरफ नहीं देखा। ये आपकी शराफत थी और हमें आपकी शराफत बहुत पसंद आई। हमने वापस आने के बाद अपने सखियों से कहा कि आपको तलाश किया जाए। हम आपसे मिलना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। आप खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर वहाँ नहा रहा था। अगर मुझे आपकी आहट भी मिल जाती तो मैं उस इलाके का रुख ना करता। हाँ, हमें इसका पूरा अंदाज़ा है। आपका नाम क्या है? तरवीदी। वाह, सचमुच आपकी सूरत की तरह सुंदर। शुक्रिया कुमारी नंदिनी। मैं तो आपको देखकर ये समझा था कि आप आसमान से कोई अप्सरा उतर आई है। अरे नहीं, हम इतने सुंदर भी नहीं हैं। आप हैं, वाकई आप हैं कुमारी जी। तब फिर धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? बस यूँ समझ लीजिए, सहराओं का रसिया हूँ। जंगलों पहाड़ों में बड़ा सुकून मिलता है और कभी कभी घूमता फिरना चला आता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? उसने पूछा और मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक छोटी सी बस्ती है चत्रबरी के नाम से। बहुत फासला है यहाँ से और उसका शायद आपने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा। बस वहीं का रहने वाला हूँ। माता पिता नहीं हैं? उसने सवाल किया और अचानक ही मेरे जहन में एक अजीब सी कैफियत बेदार हो गई। इंसान को उसके माँ बाप के नाम से याद किया जाता है, लेकिन करमदाब अब इन तमाम चीज़ों से कहाँ वाकिफ़ था। सदियों पुरानी बात थी। किसी से कहता तो कोई तस्लीम ना करता और झूठ समझता, लेकिन यह हकीकत थी कि और जब भी कभी यह हकीकत याद आ जाती थी, दिलो दिमाग की अजीब सी कैफियत हो जाती। उसने खुद कहा, मर गए शायद। मैंने निगाहें उठाकर उसे देखा और खामोश रहा। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। नहीं राजकुमारी जी, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पिता मर गए हैं। ना जाने कब से उन्हें नहीं देखा। हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है तरवीदी जी। हम कभी कभार मीर सपाटों के लिए निकल आते हैं सखियों के साथ। जंगल में क़याम में बहुत मज़ा आता है। अब देखिए ना कि यह कैसी खूबसूरत जगह है। सरसब्ज़ो शादाब जंगल, घास के बड़े बड़े मैदानों में दौड़ते हुए हरन और उनके बच्चे, छोटे छोटे जानवर, और फिर मौसम भी बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब कुछ आपको कैसा लगा? आप यहाँ कब पहुँचे? मेरा दिल तो चाहा कि मैं उस रात के बारे में बता दूं, लेकिन मुनासिब नहीं था। हो सकता है कि वो ये सोचती कि रात के वाक़े से मुतासर होकर मैंने झरने की तरफ रुख किया होता कि दोबारा मुझे वो नज़र आ जाए। चुनाचा मैंने यूं ही टालने वाले अंदाज में कहा, बस यूं समझ लीजिए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। खैर, अब अगर आप यहाँ हमें मिल ही गए हैं तो अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। और तो कोई नहीं है ना आपके साथ? नहीं, यहाँ बहुत से खैमे लगे हुए हैं। हमें आपकी सेवा करके खुशी होगी, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी राजकुमारी जी। नहीं, हम राजकुमारी हैं और राजकुमारी देवी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब आप जितने लम्हे भी यहाँ हैं हमारे साथ ही रहिए। हम भी बहुत दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे। थोड़ा से दिनों की आज्ञा लेकर आए थे। अब उसके बाद हमें वापस जाना होगा। फिर आपका भी जहाँ मन चाहे चले जाएं। उसके अंदाज में कुछ ऐसी कैफियत थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। और वैसे भी उस हसीन तरीन दावत को ठुकराना कम अज़ कम किसी इंसान के लिए तो मुश्किल ही काम था। मैंने नीम रजामंदी के अंदाज में कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं कुमारी जी, बस आप ही की तकलीफ़ का ख्याल है। आप जैसे अच्छे साथियों और दोस्तों की सेवा करके किस पापी को तकलीफ़ होती होगी। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आपने हमारी बात मानकर हमें धन्यवाद का मौका दिया है। अब आप यूँ कीजिए कि हम आपके लिए एक जगह बनाए देते हैं। बाद में आपके साथ भोजन करेंगे। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं कुमारी जी, अब मुझे किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया। और उसने ताली बजाई। वही तीनों लड़कियां फ़ौरन अंदर आ गई थी जो थोड़ी देर पहले यहाँ मौजूद थीं। महाराज हमारे मेहमान हैं और उन्हें हमारे इलाके में ठहरा दिया जाए। आज रात उनके लिए महाशय है। जी महारानी जी, लड़कियों ने जवाब दिया और वो होशरुबा निगाहों से मेरी जानब देखने लगीं।
मकसद ये था कि मैं उनके साथ चलूं और मैंने ऐसा ही किया। जिस चौलदारी में उन्होंने मेरे क़याम का बंदोबस्त किया था वो खूब सजी हुई थी। हर तरह की आसाइशें यहाँ मौजूद थीं। यहाँ पहुँचने के बाद मैं कुमारी नंदिनी के बारे में सोच में डूब गया। कुमारी जी की ये मेहरबानी बेमकसद नहीं थी। बहरतौल जंगल में रंग रलियाँ मनाने आई थी। मेरा क्या नुकसान है? अच्छा है, तन्हाई का एहसास भी दूर हो जाएगा। जंगल का जंगल और तन्हाई की तन्हाई। बहरतौल उसके बाद खातर मदारत का सिलसिला शुरू हो गया। खाने पीने की अशिया से मुझे बहुत ज़्यादा शेल्फ नहीं था और अगर तवील अरसे से भी कुछ खाने को ना मिलता तो मुझे उसकी ज़रूरत कभी न थी। लेकिन बहरतौर मैंने उस खातर मदारत को नज़रअंदाज नहीं किया और कुमारी जी की अनायतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। शाम झुक आई और उसके बाद रात हो गई। पिछली रात की तरह आज आसमान अब्र आलूद नहीं था, बल्कि बड़ा शिफाफ और खोखला सा था, जैसे धुल कर निखर गया हो। रात का खाना भी कुमारी जी ने मेरे खैमे में भिजवाया और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब सबा जमेगी। चुनाचा काम शुरू हो गया और वही चट्टान मुंतखब की गई थी जिस पर मैंने अप्सराओं को रक्सा देखा था। 2 लड़कियां मुझे लेने आईं और मैं तैयार होकर चल पड़ा। वहाँ सब मेरे मुंतज़िर थे। राजकुमारी संगासन पर मौजूद और बराबर में एक और बैठने की जगह बनाई गई थी जो नंदिनी जी के बहुत करीब थी। यहाँ मेरे बैठने का बंदोबस्त किया गया था। नंदिनी जी के खड़े होकर मेरा स्वागत किया। बाल बाल मोती परोए हुए थी और उन्होंने इस वक्त और बिलाशुबा देखने की चीज़ नज़र आ रही थी। फिर भी मैंने अपने आप पर काबू ही रखा और उनके इशारे पर उस जगह बैठ गया। साजिंदों ने साज छेड़े और बड़ी मस्तकुन धुनें बजाई जाने लगी और फिर रकासाएँ अपने बदन का कमाल दिखाने के लिए उठ खड़ी हुई और रक्स मौसीकी की इस सहर अंगेज महफिल का आगाज़ हो गया जिसमें जाम लुढ़ाए जाने लगे। मेरे लिए ऐसी महफिलें अब नई नहीं थीं। बहुत पहले उनके लुत्फ़ से आशना हो चुका था। नशा आवर शय मेरे हवास को मुतासर नहीं करती थी, ख़वा उनकी कितनी ही मिकदार मेरे वजूद में उतर जाए। चुनाचा मैंने जाम कबूल करने में कोई तामल नहीं किया। नंदिनी की पुरशौक निगाहें मेरा तवाफ़ कर रही थी। वो जाम पर जाम चढ़ा रही थी और फिर वह बदमस्त होकर मेरे करीब आ गई। उठो तरवीदी, अब यहाँ से चलें। मैं खामोशी से उठ गया। वो लड़खड़ाती हुई मेरे साथ दूर निकल आई और फिर एक हसीन गोशे में जाकर वो मेरे बाजुओं में झूल गई। उसके अंग अंग में मस्ती फूट रही थी। मैंने उसे संभाल लिया, वरना वो गिर पड़ती, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो नशे में डूबी आंखों से मुझे देखती हुई बोली, कैसे खटूर हो तरवेदी। आसमान पर पूरा चंद्रमा है, धरती पर हवाएं बिखरी हुई हैं, खुशबुओं में डूबी हुई हवाएं, और तुम इस तरह मुझसे बेपरवाह हो जैसे मैं सुंदर ही नहीं हूँ। तरवीदी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, हाँ तुम सुंदर हो। संसार की हर नारी अपने बारे में ऐसा ही ख्याल रखती है। मैं बैठ गया और उसने अपना सर मेरी आगोश में रख दिया था। तो फिर मेरी सुंदरता क्यों स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या कहा है मुझसे? उसने कहा, लेकिन मेरा ज़हन आहिस्ता आहिस्ता भटकने लगा। अचानक ही एक धुआं मेरी निगाहों के सामने लहराने लगा था। ये एहसास उसने ही दिलाया था कि आसमान का चांद पूरा हो चुका है। मेरी निगाहें चारों तरफ उठ गईं। चांद का सुनहरा तबक जैसे इतना करीब हो कि हाथ बढ़ाऊं और छू लूं, लेकिन चांद के इशारे कुछ और ही थे। मेरे दिल में एक हौक सी उठने लगी। हाँ, चांद मास पूरा हो गया और मेरी निगाहें कुमारी नंदिनी की जानब उठ गईं। उसका सर ढलका हुआ था। लंबी सफ़ेद गर्दन एक जानब ढलकी हुई थी और उसकी गर्दन की रग फूलती पुचकती हुई नज़र आ रही थी। उसकी रग में सुर्ख जिंदगी दौड़ रही थी, वो जिंदगी जो मेरे रगो वफे को नया सरूर बख्शती थी, मेरे वजूद में एक ऐसी आग लगा देती थी कि जीने को जी चाहे। और उसका हसीन मरमरी वजूद मेरी निगाहों में बेवकत हो गया। अगर थी कोई शायद उसके वजूद में बायसे दिलकशी, तो वो सिर्फ उसकी गर्दन की फूली हुई रगें थी। उसके नरमो नाजुक जिस्म में दौड़ता हुआ खून सुर्ख रंग की चाशनी से भरपूर। मेरे होंठ उसकी गर्दन की जानब झुक गए।